प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर नंबर 5 किया था, 6 किया था, 10 किया था, 7 भी किया था, 11। ठीक है, तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 काउंटेबिलिटी को। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी सी इसमें चीजें हैं। चैप्टर 9 आ जाता है जी, काउंटेबिलिटी। जैसा इसका नाम है काम भी इसमें ऐसा ही है, काउंटेबिलिटी वाला। अभी ये कह रहा है कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होती है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ठीक है। कह रहा है एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी अगर वो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, ये पहली प्रॉपर्टी को। ठीक है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस सेटिस्फाई कर जाती है तो वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, फॉर ईच पॉइंट पी देयर एग्जिस्ट्स अ काउंटेबल क्लास of open sets containing P such that every open set G containing P also contains a member of B of P। तो अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है जैसे ये हमारे पास सेट X है, नॉन एम्प्टी सेट है, ये कोई टोपोलॉजी है X पे। ठीक है, तो हमने X में से एक पॉइंट P ले लिया, ये स्पेस X है, यहाँ से हमने एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है जी, अब इस पॉइंट P के लिए बात आपने हर पॉइंट के लिए करनी है ना, तो मैं अभी सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि इस एक पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के लिए काउंटेबल क्लास ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट्स में से एक काउंटेबल क्लास आपको मिल जाएगी। अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स को काउंटेबल में प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये काउंटेबल का क्या मतलब है। तो पहले हम काउंटेबल को समझते हैं कि काउंटेबल का मतलब क्या होता है। तो काउंटेबल जो होता है ना, हम इसको काउंटेबल सेट से पहले समझते हैं कि काउंटेबल सेट का क्या मतलब है। तो काउंटेबल सेट का ये मतलब है कि कोई भी सेट हो, a set S is countable। ठीक है, if there exists a function, ठीक है जी, f एक फंक्शन हो S से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक। ठीक है, और अब कोई भी सेट जो है ना, जैसे हम S को कह रहे हैं कि ये काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल तब होगा अगर एक फंक्शन हो f और वो फंक्शन 1 to 1 भी हो और वो फंक्शन ऑन टू भी हो। ठीक है, तो अगर ऐसा फंक्शन आपको मिल जाता है किसी भी सेट से तो वो सेट काउंटेबल हो जाता है। इसको मजीद किसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये देखें, आपके पास है सेट ऑफ, जैसे इवन नंबर्स हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 और ये। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो सेट है क्या ये सेट काउंटेबल है, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो अब देखें ना, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये तो चलते जा रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि क्या ये वाकई काउंटेबल है या नहीं। तो इसको काउंटेबल देखने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इवन नंबर से नेचुरल नंबर तक।
ठीक है। तो या आप देखें इस डेफिनेशन में आप इस फंक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, n से s तक, एक ही बात है, चाहे आप s से n तक डिफाइन कर लें, चाहे आप n से s तक कर लें। फंक्शन अगर 1 to 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो हम कह देंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, और नेचुरल नंबर यूज करने की वजह से जो दूसरा सेट होगा वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जब मैं जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि आप फंक्शन चाहे नेचुरल नंबर से डिफाइन करें, चाहे इसकी डोमेन में इवन नंबर्स रखें। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स को डोमेन में रखते हैं, अब यहाँ पे एक फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, एफ ऑफ n इज इक्वल टू 2n। हाँ, तो नेचुरल नंबर और इवन नंबर्स के दरमियान में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। कैसे? आपके पास नेचुरल नंबर यही थे ना, 1 2 3 4 5 6, और इवन नंबर्स जो थे वो थे 2 4 6 8। तो अब ये देखें कि इस फंक्शन में अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 यहाँ पे यूज करेंगे, 2 1 टाइम्स 1 2 आ जाएगा। अगर आप 2 यूज करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है, आप यूनिक आउटपुट्स यहाँ से ला रहे हैं ना। मतलब अगर आप कहते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो देखते हैं जी कि 2a इज इक्वल टू 2b और a इज इक्वल टू b। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो 1 to 1 है। अब ऑन टू चेक करने के लिए हम यहाँ से कहेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग टू, यहाँ से, ठीक है, इवन नंबर में से, फॉर ऑल y बिलोंग टू e, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू n सच दैट, अब देखें f ऑफ x को अगर हम y के इक्वल लिख रहे हैं तो यहाँ से हमने देखना है अब f ऑफ x जो होता है वो क्या होता है। यहाँ से अगर देखें इस फार्मूला से तो ये 2x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू y। तो अब अगर हम x निकाल लें तो ये y/2 आ जाएगा। अब y/2 का क्या मतलब है? y/2 का ये मतलब है कि आप इवन नंबर, आपने देखे ना y कहाँ से लिया था, इवन नंबर में से। तो y/2 का ये मीनिंग है कि अगर आप सेट ऑफ इवन नंबर में से कोई भी नंबर इस जगह पे यूज करें, लेट्स से कि अगर आप 2 यूज करते हैं, 2/2 1, तो 1 वाकई एक नेचुरल नंबर है। अगर आप यहाँ पे 4 यूज करते हैं, 4/2 2, तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है। अगर आप यहाँ पे 6, क्योंकि आपने जो एलिमेंट यूज करने हैं y की जगह पे वो यहाँ से यूज करने हैं, तो इसका मतलब है अगर आप 6/2 भी यूज करते हैं तो 3 वाकई एक नेचुरल नंबर है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि तमाम y जो सेट ऑफ इवन नंबर्स में से होंगे उनके लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर आपको जरूर मिलता जाएगा। जैसे देखिए आपने 2 यूज किया, 1 मिल गया, 4 यूज किया, 2 मिल गया, 6 यूज किया, 3 मिल गया। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है f इज ऑन टू, तो 1 to 1 पहले था, ये क्राइटेरिया था 1 to 1 चेक करने का, और ये सारा क्राइटेरिया जो है ना ये ऑन टू चेक करने का है। तो इसका मतलब है कि f इज बाइजेक्टिव। f के बाइजेक्टिव होने से क्या हुआ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर्स जो है ना, नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट आ गए हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स के। और जब भी कभी कोई भी सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट आ जाता है ना, तो वो सेट क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। तो इस तरह हम काउंटेबल सेट को चेक करते हैं।
मतलब उसके एलिमेंट्स को आप काउंट मतलब एक कोरेस्पोंडेंस बना सकते हैं ना। जैसे टू, टू का मतलब है कि ये इस सेट में पहला एलिमेंट है। इसी तरह फोर का क्या मतलब है, फोर का ये मीनिंग है कि ये इस सेट में दूसरा एलिमेंट है। जैसे टू, तो असल में वन टू थ्री फोर को आप एज अ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, ये फोर्थ नंबर वाला एलिमेंट है। इस फोर का ये मतलब है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एट मिल रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ से काउंटेबल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब वो दोबारा से मैं बता दूं कि हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन में अ, किसी भी पॉइंट पी के लिए आपको काउंटेबल क्लास मिल जाएगी। अब काउंटेबल क्लास का ये मतलब है कि ये एक ऐसा सेट होगा, सेट के अंदर भी सेट्स होंगे। ठीक है, सेट्स एज एलिमेंट्स, मतलब कि सेट्स एज एलिमेंट्स का मतलब है जैसे ये एक सेट है, इसके अंदर मैं ये ए लिख दूं, मैं बी लिख दूं, ठीक है जी, सी लिख दूं, ए बी लिख दूं, इसका मतलब है कि ये तो सेट है। ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये भी खुद भी सेट्स है ना। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट एक सेट है, ये दूसरा एलिमेंट ये भी एक सेट है, तीसरा एलिमेंट ये भी एक सेट है। तो आपको एक ऐसी क्लास मिल जाएगी ओपन सेट्स की जिनमें पी जरूर आ रहा होगा। ठीक है, और फिर उन पे क्या कंडीशन होगी, every open set G containing P also contains a member of B P। अभी किसी एग्जांपल से इसको समझते हैं। अच्छा, इसको आप लोकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो पेपर में आपको इस तरह से आ जाता है कि जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लोकल है कि ग्लोबल है। तो ये लोकल प्रॉपर्टी इसलिए है कि ये एक पॉइंट पी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर पूरे सेट एक्स पे डिपेंड कर रही हो तो फिर ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एक लोकल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। 1.1 तो ये मीट्रिक स्पेस की है, अभी मीट्रिक स्पेस को हमने पढ़ा नहीं है, तो 1.2 पे चलते हैं। 1.2 कह रहा है लेट एक्स बी एनी डिस्क्रीट स्पेस। तो एनी डिस्क्रीट स्पेस है, हम ऐसा करते हैं कोई डिस्क्रीट स्पेस तैयार कर लेते हैं। ये आप लोगों के लिए ना टिप्स भी होती हैं कि जैसे आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, आप कंसीडर कर लिया करें कि आपके पास कोई डिस्क्रीट स्पेस वाकई में है ए बी, और इसकी डिस्क्रीट स्पेस जो टोपोलॉजी होगी वो पावर सेट ऑफ एक्स होगा। तो आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट ए बी और ए बी। चले जी, हमने एक डिस्क्रीट स्पेस ले ली। नाउ द सिंगलटन सेट पी, कोई सिंगलटन जो है, जैसे हमारे पास जो डिस्क्रीट स्पेस है उसमें एक तो ए है और एक बी है, सिर्फ ये दो सिंगलटन है, क्योंकि एक्स में दो एलिमेंट है तो दो सिंगलटन होंगे। कह रहा है सिंगलटन सेट पी ओपन है एंड इट इज कंटेन्ड इन एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पी। ठीक है, अब ये देखें कि सॉरी यहाँ पे हाँ एक्स बी, इसको एक्स कह लेते हैं ना। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट ए के लिए ए बिलोंग टू एक्स, तो बीटा ऑफ ए मैं एक क्लास ले लेता हूँ। तो इसमें एक तो ए आ रहा है और इसमें एक ए बी आ रहा है। तो ए पर डिपेंड करने वाली जो क्लास हमने ले ली ओपन सेट्स की, एक ए आ गया और एक ए बी आ गया। ठीक है जी। अब जो सिंगलटन पी है
वो कह रहा है इट इज कंटेन्ड इन एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पी। अब आप ये देखें, इस ए पर जो सिंगलटन बन रहा है वो क्या है, इसको लहदा से सोचना है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से कि ये, अब ये जो सिंगलटन है ये किसका सबसेट है? एक तो ये एक्स का सबसेट है और एक ये अपना खुद का सबसेट है। तो इस लाइन में, इस कॉलम में जो आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना, असल में ये जी है, जी की बात कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें, क्या ये इस C1 को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है यहाँ पे? तो अब हम C1 को चेक करते हैं। पहले नंबर पे बी ऑफ पी जो था वो एक काउंटेबल क्लास थी, काउंटेबल क्लास। तो बी ऑफ पी में कितने एलिमेंट हैं? एक और एक, दो, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। तो दो एलिमेंट्स क्योंकि ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट तो वैसे ही काउंटेबल होता है। तो वो, ये जो प्रोसेस अभी हमने किया है ना, ये इनफाइनाइट सेट्स को काउंटेबल चेक करने वाला है कि एक फंक्शन हो, 1 to 1 भी हो, 1 to भी हो। तो अगर वैसे ही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो वो वैसे ही काउंटेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको काउंटेबल क्लास मिल गई। अब हर ओपन सेट जी देखना है हमने जो उसी पी को कंटेन कर रहा हो। एक तो ये ओपन सेट उसी पी को कंटेन कर रहा है, एक ये ओपन सेट उसी पी को कंटेन कर रहा है। असल में यहाँ पे आई दो एलिमेंट्स है, तो वही एलिमेंट्स यहाँ भी यूज हो गए, यहाँ भी यूज हो गए हैं। ठीक है। हाँ, आप इस ए के लिए एक ये वाली क्लास भी बना सकते हैं, क्योंकि देखें ये सिर्फ सिंगलटन लिख के, तो इसमें एक एलिमेंट है तो ये भी काउंटेबल है। ठीक है। असल में इस क्लास को बनाने का यही मकसद है कि क्लास में जो आपके पास ओपन सेट आप चूज कर रहे हैं वो जो यहाँ पे सेट होगा उसको इस एलिमेंट को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट्स होंगे वो सारे ओपन सेट इसके सुपर सेट होंगे। अभी कोई कंट्राडिक्शन आएगी तो फिर हम आगे देखेंगे। आगे ये सिक्वेंशली क्राइटेरिया, इसको छोड़ें आप। सेकंड काउंटेबल स्पेस को देखते हैं। कह रहा है a topological space xt is called second countable space। ठीक है, अगर ये सेकंड एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है, C2 को। पहला जो एक्सियम था वो यही था कि हर पॉइंट P के लिए एक काउंटेबल क्लास मिलनी चाहिए आपको, बीटा ऑफ P। और जो दूसरा एक्सियम है वो ये है कि देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस फॉर द टोपोलॉजी। अब आपको टोपोलॉजी के लिए बेस चाहिए। अब एक पॉइंट की बात नहीं हम कर रहे, आपको बेस चाहिए पूरी टोपोलॉजी के लिए। ठीक है जी, पूरी टोपोलॉजी के लिए आपको बेस चाहिए। तो एग्जांपल 2.1 देखते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास ये रियल लाइन है, रियल लाइन आर, और आर के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो है यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है जी, आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी है। अब आपको पता है क्यू जो है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है। तो क्यू में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? क्यू में जो भी एलिमेंट होगा रियल नंबर्स का, उस पे कंडीशन ये होगी कि एक्स जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा, और जो पी क्यू होंगे वो इंटीजर्स होंगे, और क्यू नॉन जीरो होगा। तो अब ये जो रियल लाइन है इसमें कहीं कहीं पे रेशनल नंबर होंगे, जैसे ये मैं रेड डॉट्स लगा रहा हूँ, आप समझें कि ये रेशनल नंबर है। और जहाँ पे मैं नुक्ता नहीं लगा रहा, पॉइंट नहीं लगा रहा, आप समझ जाएं कि वो जो जगह छोड़ी है ना वो इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो
अब आप कोई भी ओपन इंटरवल ले लें, ठीक है। लेट्स से कि ये क्योंकि एक रेशनल नंबर था और ये भी एक रेशनल नंबर था, तो मैंने क्या किया कि एक इंटरवल बना लिया, जैसे ये एक इंटरवल है, ठीक है। अब ये ए से बी तक एक इंटरवल बन गया, तो आपको क्या मिला, दो रेशनल नंबर्स के लिए एक ओपन इंटरवल मिल गया। अब देखें, आपको पता था कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो पूरी रियल लाइन पे फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको ये पहला इंटरवल मिल गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक कोई इंटरवल ले लें, ये दूसरा इंटरवल मिल गया। इसी तरह आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है जी, इस रैशनल नंबर तक एक और इंटरवल बना लें, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करें, आप इस रेशनल नंबर तक एक और इंटरवल बना लें, तो जितने भी डिफरेंट रेशनल नंबर्स के एंड पॉइंट्स हैं, आपको कोई ना कोई ओपन इंटरवल मिलता जाएगा। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए, मैं कुछ आपको सेट्स बताता हूँ जो पॉपुलर है, ठीक है। ये आपने लिख लेना है अपने रजिस्टर पे, सम पॉपुलर काउंटेबल सेट्स। तो सबसे पहले नंबर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ना, ये काउंटेबल होता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, ये भी काउंटेबल होता है। तीसरे नंबर पे सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है, ये काउंटेबल होता है। चौथे नंबर पे सेट ऑफ इवन नंबर काउंटेबल है। पांचवें नंबर पे सेट ऑफ ऑड नंबर्स काउंटेबल है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये काउंटेबल सेट्स हैं, अब इनको आपने करना है यूज। इनको यूज करके आपने न्यू काउंटेबल सेट्स कैसे सोचने हैं। न्यू काउंटेबल सेट्स, न्यू काउंटेबल सेट्स को थिंक करने का तरीका ये, जैसे नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट नेचुरल नंबर के साथ, ये काउंटेबल है, मतलब एन क्रॉस है। अगर आप इसको 3 बार क्रॉस करते हैं, फिर भी ये काउंटेबल है। आप इसको 4 बार क्रॉस करते हैं, फिर भी काउंटेबल है। आप इसको एन टाइम्स क्रॉस एन करें, ठीक है, ये काउंटेबल रहेगा। इसी तरह एन क्रॉस जी कर लें, ये भी काउंटेबल है। जी क्रॉस जी कर लें, ठीक है जी, या एक और जी लगा दें। मतलब काउंटेबल सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वो भी काउंटेबल होता है, सही है। तो क्योंकि क्यू काउंटेबल है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये बात आपको कहाँ से पता चलती है, रियल एनालिसिस में भी आपको पता चल जाएगी, और इसके अलावा सेट थ्योरी में भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इन कोर्सेज में आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये सेट्स काउंटेबल कैसे हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल से आपको इवन नंबर्स काउंटेबल शो करके दिखाए थे। तो क्यू वैसे ही काउंटेबल है। क्यू के काउंटेबल होने की वजह से रियल लाइन के ऊपर जो ए से बी तक एक इंटरवल है, ठीक है, दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स की वजह से, जैसे देखे ना, दो रेशनल नंबर है, उनके एंड पॉइंट से एक इंटरवल बन गया, ठीक है। अब क्योंकि क्यू पहले ही काउंटेबल है, क्यू के काउंटेबल होने का मतलब है कि कोई ना कोई फंक्शन आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर से क्यू तक। अब वो फंक्शन कैसा होगा, ये चीज देखने के लिए आपको सेट थ्योरी में जाना पड़ेगा। तो उस चीज को हम छोड़ते हैं, फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्यू काउंटेबल है, तो काउंटेबल का क्रॉस प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा। इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो काउंटेबल है। तो ए क्योंकि क्यू का एलिमेंट है, बी जो है वो भी क्यू का एलिमेंट है, तो ये दोनों एक काउंटेबल सेट में से आ रहे हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ए बी डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है जी, उन पे आप ओपन इंटरवल्स बनाते जाएं, तो पूरी रियल लाइन पे क्योंकि क्यू फैला हुआ है, आप पूरी रियल लाइन इन ये जो इंटरवल्स हैं, ए से बी तक जितने भी इंटरवल्स हैं, आप पूरी रियल लाइन कवर कर लेंगे, ठीक है। पूरी रियल लाइन आप कवर कर लेंगे। आप उन पॉइंट्स की वजह से जो इंटरवल्स बना रहे हैं ना,
वो फैल जाएंगे। अब इंटरवल्स फैलने का ये मतलब है कि क्या इनसे बेस बनती है या नहीं। तो बेस कैसे बनेगी ये देखते हैं हम बेस वाले चैप्टर में जाके। वो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। अभी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखिए 6.1 थ्योरम। अब 6.1 थ्योरम को हमने देखना है और सोचना है कि क्या ये 6.1 थ्योरम जो है इस तरह के इंटरवल्स पे अप्लाई हो सकता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखें पेपर में आपने इसको प्रूव थोड़ी करना है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले नंबर पे इन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पूरी रियल लाइन पे क्यू फैला हुआ है। इसका मतलब है कि आप पूरी रियल लाइन पे इंटरवल्स बना सकते हैं। तो आप बहुत ज्यादा छोटा एक रेशनल नंबर सोच लें जो बहुत दूर हो, माइनस इन्फिनिटी के करीब हो, यहाँ पे कहीं हो, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रेशनल नंबर सोच लें जो यहाँ पे हो, क्योंकि ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो वो भी एक ओपन इंटरवल ही बनाएंगे। तो आप देखें इसके अंदर जितने भी इंटरवल्स हैं उन सब का यूनियन करें, साथ इसको भी मिलाएं, तो सारे इंटरवल्स का जैसे I1 यूनियन I2 यूनियन, आपने सारे इंटरवल्स का यूनियन किया है और हर इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वो रेशनल है। तो क्या आप पूरी रियल लाइन कवर नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल आप पूरी रियल लाइन कवर कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर पूरी रियल लाइन पे फैले हुए हैं, स्क्रीन पे नहीं लिखे जी। तो इसका मतलब है कि बीटा जो था उसमें वो तमाम इंटरवल्स थे जिनके एंड पॉइंट्स रेशनल नंबर थे। तो वो तमाम इंटरवल्स का यूनियन करने से आपके पास रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई है। अब अगर दो इंटरवल्स हम ले लेते हैं, जैसे ये देखें जी, ये रियल नंबर्स हैं, ये ए से बी तक दो रेशनल नंबर है। मैंने दो इंटरवल, एक इंटरवल ए भी ले लिया, एक इंटरवल सी डी ले लिया। ठीक है जी, अब ए बी और सी डी का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास आ गया सी से बी तक। ठीक है जी, क्योंकि देखें ए से बी तक यहाँ तक था ना, और सी से डी तक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक था। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक नया इंटरवल आ गया। अब जो नया इंटरवल आया है, क्या उसके एंड पॉइंट्स रेशनल है या नहीं? तो जो नया इंटरवल आया वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? क्योंकि सी और बी दोनों रेशनल थे, तो सी बी जो इंटरवल होगा क्या वो दोबारा से बीटा में नहीं जाएगा? बीटा में क्या था? बीटा में वो तमाम इंटरवल्स थे जिनके एंड पॉइंट्स रेशनल नंबर थे, तो वाकई वो बीटा में चला गया। इसको हम कोई नया बी कह लेते हैं सेट। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि बी और बी स्टेरिक के लिए उनके इंटरसेक्शन में, ठीक है, अगर उनके इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में हमने ये पॉइंट आप पी ले रहे हैं, तो वो पी किसी नए सेट में आ रहा है जो वाकई उस बीटा में है, तो वाकई ऐसा ट्रू है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है कि देखें ना पी जो है, अब आप यहाँ से देखें पी जो है, पी बिलोंग कर रहा है सी से बी तक, और सी से बी सबसेट है ए बी इंटरसेक्शन सी डी का। तो वाकई ऐसा ट्रू है। तो इसका मतलब है दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीटा है वो एक बेस है। अब बीटा को हमने बेस बना लिया है, अब हम वापस चलते हैं चैप्टर 8 पे।
इसको ये बेस कैसे था ये मैंने अभी आपको समझाया है। चैप्टर 8 नहीं, चैप्टर 9 कर रहे थे। तो हम यहाँ पे थे। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं, आपके पास रियल नंबर्स थे, ये उसके ऊपर यूएल टोपोलॉजी थी, ये पूरी रियल लाइन है। रियल लाइन को सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के जो इंटरवल्स हैं, मतलब जिनके एंड पॉइंट ए बी, जो एंड पॉइंट्स है वो रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर पहले ही काउंटेबल थे, तो उनसे जो इंटरवल्स बनेंगे, बीटा के अंदर जो इंटरवल्स बनेंगे, जैसे बीटा के अंदर कोई पहला इंटरवल बन गया, ये ए से बी तक आ गया, ठीक है जी। कोई दूसरा इंटरवल बन गया, ये आ गया जी किसी A1 से B1 तक, जबकि A1 B1 दोनों। तो आप कितने इंटरवल्स बना सकते हैं? काउंटेबल। काउंटेबल क्यों? क्योंकि क्यू काउंटेबल है। क्यू के काउंटेबल होने की वजह से उसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सारे काउंटेबल है, उनको यूज करके आप जितने इंटरवल्स बनाएंगे वो काउंटेबल होंगे। और अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं, इसका मतलब बीटा काउंटेबल है। अब बीटा बेस कैसे है वो भी हमने चेक किया है, मैंने आपको ये सारे प्रोसेस जो बताया है, ये प्रोसेस ये बता रहा है कि बीटा बेस है। किसकी बेस है? बीटा इज अ बेस फॉर टोपोलॉजी ऑन आर। आर के ऊपर कौन सी टोपोलॉजी थी? यूयल टोपोलॉजी। तो यूयल यूजुअल टोपोलॉजी के लिए बीटा एक बेस है। और बेस कौन सी है? जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल है, ठीक है जी। तो जब भी कभी बेस काउंटेबल हो, देखें, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस फॉर टोपोलॉजी टी। तो जब भी किसी टोपोलॉजी की बेस काउंटेबल होगी तो उसको सेकंड काउंटेबल स्पेस बोलेंगे। इसका मतलब है कि जो अब आप सिंपल सी बात कर सकते हैं कि आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो फर्स्ट काउंटेबल है जो, या फिर ये सेकंड काउंटेबल है? तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये सेकंड काउंटेबल है। रीजन, रीजन इसका ये है कि इसके ऊपर जो बेस मतलब कोई ना कोई एक ऐसी बेस एग्जिस्ट कर रही है जो काउंटेबल है। उसकी रीजन सारी हमने इतनी बड़ी डिस्कशन में बताई है, ठीक है जी। किसी ने पूछना है कुछ? अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आगे फिर मूव ऑन करें। सर इस तरह के क्वेश्चन में वो एमसीक्यू में क्या पूछ सकते इस तरह के क्वेश्चन में देखें, मैं आपसे ना अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट आर, ठीक है, रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी। मैंने अभी तक ये पूछा, ये क्वेश्चन है, लेट आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, देन देन आर इज, ठीक है, देन आर इज। पहले ऑप्शन में मैं कह देता हूँ जी फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। नंबर टू सेकंड काउंटेबल स्पेस। नंबर थ्री बोथ, या नंबर फोर में हम नन कर लेते हैं। अभी देखे ना, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कैसे होगा, इसकी डेफिनेशन ज़हन में आनी चाहिए कि आर के हर पॉइंट के लिए, अब देखें, आर जो है ये रियल लाइन है, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ खास सेट बताए थे जो काउंटेबल है, इनमें मैंने आर नहीं लिखा था, इसका मतलब है आर अनकाउंटेबल है। क्योंकि मैंने ये जो 5 सेट लिखे हैं पॉपुलर, इसमें आर तो नहीं ना लिखा, तो आपने समझ जाना है, आपको पता होना चाहिए कि आर जो है वो पहले ही अनकाउंटेबल है, इसके ऊपर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट के लिए हर पॉइंट को कंटेन करने वाले कितने आ सकते हैं ओपन इंटरवल, मतलब ओपन सेट जो है, यहाँ पे हमने फॉर ईच पॉइंट चेक करना है ना।
तो एक पॉइंट को कंटेन करने वाले बहुत सारे ओपन सेट्स यहाँ पे बन सकते हैं रियल लाइन के ऊपर, तो ये फर्स्ट काउंटेबल तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड काउंटेबल एग्जांपल आपने पढ़ी है, आर के लिए एक ऐसी बेस हमें जरूर मिल रही है जो जिसके एंड पॉइंट रेशनल नंबर हो और वो वाकई बेस हो और वो काउंटेबल भी है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है। और वो बेस कौन सी है वो नहीं आपसे किसी ने पूछना, आपसे सिर्फ यही पूछना है कि ये फर्स्ट काउंटेबल सेट है या नहीं। रीजन आपको पता होनी चाहिए कि ये रीजन आपके इंटरव्यू में काम आएगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इस तरह के टॉपिक्स छोड़ देते हैं और ये ही टॉपिक्स इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर हम फर्दर आगे करते हैं काम।